तो हेलो सर, वेलकम टू आईएनएस एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, आपका थिएटर प्ले हमारे राम बहुत-बहुत थिएटर धन्यवाद में हो रहा आपका, है। बहुत-बहुत धन्यवाद। काफ़ी लंबे अरसे बाद आप थिएटर में वापस आ रहे हैं। फिल्मों में इतना लंबा काम करने के बाद में वापस थिएटर में आपका क्या माइंड स्पेस है, क्या चल रहा है आपका फिल्म के लिए? देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि थिएटर जो होता है वो ट्रेनिंग ग्राउंड होता है हम्म, और फ़िल्में जो होती हैं वो परफ़ॉर्मेंस के आप एक समय में पता लगा कि आप बरेली में भी कर रहे हैं और उसी समय बर्लिन में भी आदमी आपकी कला को देख पा रहा है। लेकिन थिएटर में ये है कि अगर आप मुंबई में कर रहे हैं, तो जो पूरी मुंबई भी नहीं देख पा रही, जो लोग ऑडियंस में बैठे हुए हैं, सिर्फ़ वही देख पा रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसे किसी प्रशिक्षण का कोई महत्व नहीं होता, जिसे प्रदर्शन के अवसर ना मिले और ऐसे प्रदर्शन को भी लोग सराहते नहीं हैं, जिसके पीछे घनघोर प्रशिक्षण ना हो। जी। तो मेरा ये मानना है कि एक आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है, जो आपको तैयार करता है और एक उस तैयार कलाकार को या तैयार जिसको आप कहें कि योद्धा को जगत के सामने पहुँचाने का प्रयास करता है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि किसी भी ट्रेनिंग के लिए मतलब किसी भी प्रदर्शन के लिए ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है और चूंकि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हूँ, पास आउट हूँ, तो हमारा अगर आप मूल डीएनए देखेंगे तो रंगमंच का ही डीएनए है। एंड इसमें आप लंकेश की भूमिका निभा रहे हैं। मैं ये आपका पहले भी इंटरव्यू सुन रहा था। लंकेश एक ऐसा किरदार है जिसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ है, जैसे आपने पहले कहा, वैज्ञानिक भी हैं। उन्हें बहुत सारी समझ है ब्रह्मांड की, एक बड़े विद्वान है वो। इतना लेयर्ड कैरेक्टर जब किसी एक्टर को प्ले करने को मिलता है, इट्स अ ट्रीट फॉर एनी ऑफ देम। फॉर यू, जब आप इस किरदार को समझ रहे थे, उसमें और एडिशंस कर रहे थे, जितना आपने लंबा साहित्य पढ़ा है, चीज़ें देखी है, रामायण आप आपने खुद भी एक किताब लिखी है, वो सब क्या चीज़ें आपने इसके अंदर जान फूँकने के लिए डाली है, जिससे कि ये और बेहतर तरीके से देखिए, इसमें हमने हमारे राम में ऐसे, क्योंकि रामायण एक ऐसा ग्रंथ है या रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसे लाखों करोड़ों लोगों ने सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है। लेकिन इसके बाद भी इसमें बहुत से ऐसे कम देखे गए, कम ऐसे प्रसंग बहुत सारे हैं, चैप्टर्स ऐसे बहुत सारे हैं, जिनके बारे में चर्चा कम हुई है। तो हमने उन ऐसे चैप्टर्स को भी जोड़ने का प्रयास किया है और वही मुझे लगता है कि जो आपकी सुनी हुई कथा है, उसमें उन कम सुने हुए प्रसंगों को जब हम और आप समाविष्ट करते हैं, तो फिर उसकी प्रस्तुति और उससे मिलने वाली उपलब्धि, रिटर्न जो होता है, वो अद्भुत और अप्रतिम होता है। वही हुआ कि यहाँ पे आपको कई सारे प्रसंग हैं जो आपको देखने मिलेंगे कि चाहे वो देवादिदेव महादेव की वह आराधना जिससे उन्होंने महादेव को सिद्ध किया, या जब वो इसमें अब जैसे आपको एक पर्सपेक्टिव ये देखने मिलेगा कि आपको और हमको नहीं पता कि शूर्पणखा का पति विद्युज्जिव था, जिसकी हत्या रावण ने की थी। तो हमने सिर्फ शूर्पणखा के उस किरदार को देखा कि वो परमात्मा राम के पास जाती है और वो अपना एक प्रपोजल रखती है और उस प्रपोजल के तहत हमने सिर्फ उतना ही देखा। लेकिन उसके पीछे मोटिवेशन क्या है, शूर्पणखा का, वो नहीं देखा। हम रामेश्वरम तट के ऊपर जिस महादेव के शिवलिंग की हम बात करते हैं, हमें ये नहीं पता या कम लोगों को पता है कि उसकी स्थापना के लिए रावण को बुलाया था परमात्मा श्री राम ने, जबकि दोनों घनघोर एक दूसरे के शत्रु थे। वो उसको ही नष्ट करने जा रहे थे, मारने के लिए जा रहे थे। लेकिन वो, जिसको आप ये कहा जाए कि मर्यादा पुरुषोत्तम के संपर्क में जब भी कभी कोई आता है, तो उस वो मर्यादित हो ही जाता है। फिर वो आप अपने प्यारे राम को रीझ भजो या खींच के पड़े बढ़ जाते, उल्टो सीधो बीज। तो आप राम को किसी भी भाव से क्यों ना भजिए, राम की प्रकृति ये है कि वो आपको निशंक कर देते हैं। तो ऐसे कई सारे प्रसंग हैं जो आपको इसके अंदर देखने मिलेंगे। अपनी एक सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, उनकी ड्यूटी होती है, जिन्हें वो पूरा करते हुए अपना काम करते हैं। बट ये टू वे भी होता है, क्योंकि ऑडियंस की भी अपनी कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा कहा जाता है कि रामायण के कई सारे वर्जन हैं। अगर इंडिया में कुछ है, इंडोनेशिया में कुछ और चलता है, मलेशिया में कुछ और चलता है। कितना ज़रूरी है ऑडियंस के लिए भी कि वो खुले दिमाग से इन सब कहानियों को अपने अंदर सम्मिलित करें, या उन्हें बतौर ध्यानपूर्वक सुने और उनसे जो भी लर्निंग हो वो ले सकें। मुझे लगता है कि कोई भी दर्शक जब हॉल में आता है, चाहे वो थिएटर के लिए हॉल में आए, चाहे वो सिनेमा हॉल में जाए, उसकी प्राथमिक, उसने अपनी उपस्थिति से ये बता दिया कि हम बहुत खुले हृदय के हैं, हम इस कथा का आनंद लेने के लिए आए हैं। तो वो, हम ये कहना चाहिए कि ये कहना कि वो खुले हृदय के नहीं है, तो मुझे लगता है ये नीतिपूर्ण नहीं होगा। उनकी उपस्थिति ये बताती है कि वो आनंद के लिए, इस कथा के वाइडर पर्सपेक्टिव को देखने के लिए, या ये कहें कि वो स्वीकार के भाव से ही भरे हुए आए हैं। अब ये निर्भर करता है दर्शकों और उस प्रस्तुति के अभिनेताओं के परस्पर अमृत योग से, कि
अगर उसमें बहुत इन्वॉल्व जैसे ही ऑडियंस होती, वो इन्वॉल्व होने के लिए आई है। हुँ, लेकिन अगर वो इन्वॉल्व नहीं होती, तो फिर हमें कहीं न कहीं अभिनेता के तौर पे विचार करना चाहिए कि हमको और अपना प्रयास करना पड़ेगा, ताकि हम इनके मानस पटल को जी। अपने मानस पटल के साथ जोड़ पाएँ, हुँ, या इनका जो मानस पटल है उसके साथ हम जुड़ पाएँ। एंड ऐसा कहा जाता है थिएटर इज़ एन एक्टर्स मीडियम, क्योंकि सब कुछ पूरे प्ले की बागडोर उनके हाथ में होती है। फ़िल्मों के कंपैरिज़न में जहाँ पे डायरेक्टर कॉल्स द शॉट, एडिट पे भी काफ़ी चीज़ें चेंज होती है। थिएटर में किसी एक एक्टर ने जो कर दिया वो बस वहीं की वहीं छप जाता है उस शो के लिए। बाद में अगर अगले आने वाले शो में वो चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। इस तरह की परिस्थिति में जब जैसे कि आपने कहा कि आपका डीएनए ही थिएटर का बना हुआ है। जब आप वापस से इस दुनिया में आए, इस किरदार को किया, वो क्या चीज़ें थी व्हिच लेफ्ट यू प्लेजेंटली सरप्राइज्ड अबाउट योर ओन क्राफ्ट, या जिसको जिसको देख के आपको खुद को गर्व महसूस हो कि मैं ये भी देखिए, थिएटर की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वो आपको अलर्ट रखता है, हूँ? वो आपको अवेयर रखता है और वो आपको एक्टिव रखता है। तो किसी भी जैसे ट्रुथ ऑफ द मोमेंट के लिए हमें अलर्ट होना, एक्टिव होना और अवेयर होना, हुँ, तो वो हमारे अंदर की इन तीनों चीज़ों को कहीं न कहीं बढ़ाने का काम करता है। और जब ये तीनों चीज़ें बढ़ती हैं, तो हमारी निजी ज़िंदगी में भी हम और आप पहले से अधिक परिष्कृत हो जाते हैं और हुँ, पहले से अधिक अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करने लगते हैं। तो हुँ, मुझे लगता है कि ये चीज़ कहीं न कहीं बढ़ाई जाती है थिएटर में। क्यों? क्योंकि उस पल सिर्फ़ बिल्कुल जैसे जगत में हम और आप जब जन्म लेते हैं, तो बिल्कुल अकेले होते हैं। जी। तो वैसे ही जब आप मंच के ऊपर जाते हैं, तो आप सर्वथा यदि देखा जाए, तो आपको जो लिखा हुआ डायलॉग है या जो बोला है, और सिर्फ़ आपका संबंध आपसे ही नहीं होता, वो लाइव चल रहा है। जी। तो सामने वाले की गलती को भी, या सामने वाले की सफाई को भी, या सामने वाले की अपनी कला को भी हुँ, आप रिस्पॉन्ड कर सकें, रिसीव कर सकें और उसके मुताबिक अपने आप का रिटर्न दे सकें। हुँ, हुँ, तो वो चीज़ जो होती है, वो मुझे लगता है कि मैजिकल होती है, और जब हुँ, आपकी ये फैकल्टीज़ खुल जाती है मस्तिष्क की, हुँ, हुँ। तो आप अपने निजी जीवन में भी पहले से अधिक एलिवेट हो जाते हैं। जी, थिएटर के बैकग्राउंड से जो एक्टर्स आते हैं, उनका अपनी वॉइस पे बहुत कमाल का कंट्रोल होता है। वॉइस मॉड्यूलेशन, कहाँ क्या पॉज़ लेना है, किस शब्द पे कितना ज़ोर डालना है। अ, अभी का जो दौर चल रहा है आज की फ़िल्मों में, क्या आपको लगता है कि जो जितने भी नए जनरेशन जो आ रही है एक्टर की, वो वॉइस पे थोड़ा कम कॉन्संट्रेट करती है एंड दे आर मोर मैं इसको इस तरीके से नहीं लेता, मैं इसको इस तरह से लेता हूँ कि जैसे थिएटर से मैं हूँ, हुँ, हुँ, एनएसडी से, तो मैंने सीखने के बाद काम शुरू किया। हुँ, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम करते-करते सीखते हैं। बात है, महत्व है सीखने का, हुँ, हुँ, कि हम सीखने के बाद काम कर रहे हैं, जी, और कुछ लोग हैं जो काम करते-करते सीख रहे हैं। जी, तो अब जो सीखने की जो क्वालिटी है, वो यदि विलक्षण है, वो यदि अद्भुत है, तो आप विश्वास कीजिए कि आपकी परफ़ॉर्मेंस का दर्शकों के ऊपर इम्पैक्ट रहेगा। हुँ, हुँ, क्योंकि किरदार तभी तक एक्टर का होता है जब तक दर्शकों ने नहीं देखा। जी, लेकिन जब दर्शकों ने देख लिया, तो फिर वो किरदार, वो कृति हुँ, हुँ, ना लेखक की होती है, ना एक्टर की होती है, ना जी, डायरेक्टर की होती है, वो दर्शक की हो जी, जाती है। तो मुझे लगता है कि जिसको आप ये कह रहे हैं कि वॉइस मॉड्यूलेशन के ऊपर, मेरा अपना ये मानना है कि हर एक्टर अपनी क्षमता भर प्रयास करता है। हुँ, बस कुछ लोगों की क्षमताएँ, कुछ लोगों के प्रयास आपको प्रभावित करते हैं, जी, और कुछ लोगों के प्रयास और क्षमताएँ आपको प्रभावित नहीं करते हैं। तो इस वजह से आप ये कह देते हैं कि आजकल लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि ध्यान दे रहे हैं। हुँ, हुँ, वो सिर्फ़ आपको प्रभावित नहीं किया दर्शक के तौर पर। हुँ, हुँ, तो हमें लगता है कि नहीं यार, ये इन्होंने पूरी ईमानदारी से काम नहीं किया, हुँ, जबकि ऐसा होता नहीं है। ईमानदारी से काम करते हैं, हुँ, हुँ, कुछ का प्रभाव छूट जाता है, कुछ जी, का प्रभाव नहीं छूटता है। हुँ, हुँ। एंड ब्रेख्त जब अपने प्लेस करते थे, वो अपनी ऑडियंस को भी रीड करते थे, कि जैसे कि आपने मेंशन किया अभी कि एक एक्टिव गिव एंड टेक होता है ऑडियंस के बीच में। अगर उन्हें कहीं लगता था कि ये इमोशन बराबर नहीं आ रहा, तो वो इमोशन वो ट्रिगर कर देते अपने ही थिएटर ग्रुप के लोगों को बिठा के, ताकि वो 300 साढ़े 300 जो लोग हैं, वो सेम इमोशन के थ्रू गुजर सकें। तो क्या चीज़ें आप ध्यान देते हैं कि हाँ, अगर यहाँ पे ऑडियंस का थोड़ा-सा डोर अगर फिसल रही है, तो उसको आप खींच सकें? वो जैसे ही आप मंच के ऊपर कदम रखते हैं, आपको टेम्परेचर, टेम्परामेंट ऑडियंस का समझ में आ जाता है। हुँ, हुँ, उसके हिसाब से आप अपने आप को फाइन ट्यून करते रहने का प्रयास करते हैं, विदाउट डिस्ट्रॉइंग और विदाउट मेकिंग एनी काइंड ऑफ नॉइज़, हुँ, हुँ, कि आप अपनी कहानी को, कथा को, प्रस्तुति को बिगाड़ दें। जी, तो बिना बिगाड़े आप फाइन ट्यून करते हैं, और वो समझ में आ जाता है, और मुझे लगता है कि वो अभिव्यक्ति का नहीं, वो कहीं न कहीं अनुभव का विषय होता है, हुँ, अनुभूति का विषय होता है। वो करते-करते आपको वो चीज़ समझ में आती जी, है, जो कि निरंतर चलता रहता है। थिएटर की ये बड़ी विशेषता होती है, हुँ, चाहे वो ब्रेख्त का थिएटर हो, या चाहे वो कालिदास का हो,
चाहे वो भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र में हमें तमाम चीजें बताई हैं, चाहे वो हो, तो ये निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया है कि आपको फाइन ट्यून करते जाना है। तो जैसे फ्रीक्वेंसी पे इस समय हम और आप बात कर रहे हैं, रेडियो के ऊपर धीमी गति के समाचार भी आ रहे होंगे, फिल्मी गाने भी आ रहे होंगे, कमेंट्री भी आ रही होगी, लेकिन आज की अभी हम क्या कर रहे हैं, हम वार्तालाप कर रहे हैं। तो जो ट्यूनिंग की बात है, फाइन ट्यून करना, तो अगर हमारा फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी से मैच हो गई जो बह रही है, तो वो चीज प्रसारित होने लगती है। तो ऐसे ही दर्शकों के साथ होता है कि आपको फ्रीक्वेंसी मैच करनी पड़ती है। एंड फॉर माई फाइनल क्वेश्चन, आपके दो किरदार ऐसे हैं जिन्होंने बहुत एक गहरी छाप छोड़ी हमारे इंडियन सिनेमा पे। एक है संघर्ष का किरदार, एक है दुश्मन का किरदार। मैं चाहूँगा आप हमसे आपकी उन दो किरदार को लेकर फॉन्टेस्ट मेमोरी अगर कुछ है शेयर कर सके, तो प्रोसेस की या जनरल ये बहुत लंबी बात है क्योंकि 2 फिल्में हैं और दुश्मन और संघर्ष, उसके ऊपर हम फिर कभी उसकी प्रोसेस के ऊपर हम निश्चित रूप से बात करेंगे। So on that note, thank you so much, sir. It was a pleasure and an honor having this conversation, and I wish you all the best. Thank you. So watching the video. If you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.